और सबसे पहले बड़ी खबर संभल से। शांति का माहौल है। अब संभल में स्कूल खुल गए हैं, इंटरनेट सेवा भी बहाल है। वहीं बाजारों में भी रौनक अब लौटने लगी है। जन विश्वास के लिए डीएमएसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। अभी धारा 163 लगी हुई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि 10 दिसंबर तक कभी नहीं आए, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण है, सब दुकानें खुल चुकी हैं और इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता और संवेदनशीलता के तहत हमने सभी को मना किया है। लेकिन सर, जिस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लोकल एमपी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। सभी उत्तरदायी लोग हैं, दायित्ववान लोग हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जब भी आएँ तो आगामी अभी 10 दिसंबर तक रोक है, उसके बाद ही आएँ। संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हुई है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की अब तैयारी की जा रही है। अब तक कुल 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान कर ली है और अब 50 और उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। इनके भी अब पोस्टर लगाने की तैयारी है। तो सख्त एक्शन लिया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर दिन लगातार पहचान की जा रही है। इन उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचाना जा रहा है और उसके बाद एक एक कर गिरफ्तारी हो रही है। लगातार पुलिस गश्त भी कर रही है और इसके अलावा लगातार हर दिन इस मामले को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। संभल में हुई हिंसा की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम आज संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी। इससे पहले जांच आयोग की टीम कल मुरादाबाद पहुंची, जहां पर सर्किट हाउस में मुरादाबाद मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह के साथ ही डीआईजी रेंज मुनिराज जी ने मुलाकात की। आपको बता दें, सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक हुई एक घटना, ये जांच करेगा आयोग। इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी, ये भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही हिंसा से पहले और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या फिर नहीं, ये जांच भी आयोग की तरफ से की जाएगी। संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। वहीं मस्जिद में निर्माण कर मस्जिद के मूल रूप को बदल दिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये चौंका देने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के साथ ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर एएसआई के वकील ने संभल कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद पर एएसआई का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, मस्जिद के आसपास के लोग, वहाँ पर सर्वे नहीं करने देते, निरीक्षण नहीं करने देते। वहीं जामा मस्जिद के स्वरूप को भी बदला गया है, वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, अब वो पुरातन स्वरूप में नहीं है। तीसरी बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक रेलिंग लगवाई गई है। स्टील की जो रेलिंग है, इसको नियमता नहीं लगाया जा सकता। दरअसल में एएसआई के संरक्षण वाली जो भी संपत्तियां हैं, उनमें या उनके आसपास 100 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कोई खनन नहीं हो सकता, ये नियम है। मगर बावजूद इसके यहाँ पर जामा मस्जिद का कंट्रोल एएसआई के हाथ से चला गया है। एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा ने संभल कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में ये सारी बातें कही हैं। इस मामले में एक 2018 में जामा मस्जिद कमेटी के खिलाफ एएसआई ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें जो सीढ़ियां लगाने को लेकर था। हालांकि उसमें क्या हुआ ये तो बहुत साफ अभी नहीं है, लेकिन इतना तय है वहां जामा मस्जिद के स्वरूप को बदला गया है, वहां सीढ़ियां लगाई गई हैं और एएसआई को स्थानीय लोग सर्वे नहीं करने देते, वहां निरीक्षण नहीं करने देते उस जगह का। ये सारा इस हलफनामा में कहा गया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल।
संभल जाने से सपा डेलीगेशन को रोकने पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम शांति और न्याय चाहते हैं, ये पूरा सरकार और प्रशासन का कराया झगड़ा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। संभल हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संभल घटना के मुख्य अपराधी के रूप में अगर इसे देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है, जो जख्म लगा है, उसे वे भुला नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रतिनिधिमंडल भेजना एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं कहूँगा, अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज़्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने संभल बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर न्यायिक सेवा करके लोगों को डरा धमकाया जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। आज जो भी अधिकारी हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है और इसके बाद भी सरकारें आएंगी। सत्ता में बैठे लोग स्थायी नहीं हैं, ये बदले जाएंगे। अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं। इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ और गौशाला में गायों की सेवा के बाद सुबह जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 1200 बेटियों सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।
चंदौली में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने निरीक्षण किया है। इस दौरान घटिया निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं। घटिया निर्माण को लेकर अफसरों को फटकार लगाई है। ईंट को बजाकर घटिया बताया है। C&DS के सहायक इंजीनियर को घटिया निर्माण दिखाया है। साथ ही कहा कि एक चवन्नी की रिकवरी कराएंगे। बोलो, ये अव्वल दर्जे की ईंटा है? अरे पूछो यार, यहाँ रिजेक्टेड यहाँ क्या कर रही है? ये साइड की बची हुई ईंटा है, रिजेक्टेड थोड़ी है। रिजेक्टेड चट्टा अलग होता है, उसमें क्रॉस चिन्ह बनता है। बनाए हो क्रॉस चिन्ह, दिखाओ हमको। आवाज देखो तुम, अभी बजा देंगे तो टूट जाएगा। देख रहे हो हालत? इस तरीके से हेरा फेरी नहीं चलेगी। ईंटा की आपको काली सूची में डाला जाएगा। ये तमाशा किए पूरा, पैसा रिकवर कराएंगे, एक चवन्नी हो। ये देखो आप, ये ऐसा होना चाहिए पूरा। देखो बेस में हनीकुम देखो, जाकर उंगली लगाओ, उसमें लगाओ, ऐसा होना चाहिए। ये देखो आप, होना चाहिए।